FAR2 पुराना नाम, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग नया नाम, उसका ये नया बैच स्टार्ट करते हैं फॉर दी ऑटम 26 अटेम्प्ट, जो कि अब होगी अगस्त में। ठीक है जी, आज उसके जो है पहली ओरिएंटेशन क्लास है। क्विकली मैं कुछ अपनी बातें करूंगा कि जो है मेरे हिसाब से ये जो पेपर है हमारा, ये कितना स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट पेपर है आपका, कहाँ कहाँ की ये बेस बनाएगा। ठीक है, ये बातें करेंगे हम। यार इसका वो नहीं कनेक्टेड हुआ हुआ शायद करके, कीबोर्ड कीबोर्ड बेटा से कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पेपर है हमें ये देखना है, ये बात करनी है। फिर हमें ये देखना है कि इसको किस तरीके से लेकर के चलना है, क्या अप्रोच होगी, किस तरीके से चलें। सर आ जाए। स्टार्ट करते हैं। चले सर स्टार्ट करते हैं। अब कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि इसके अंदर क्या चेंज आया है फ्रॉम प्रीवियस अटेम्प्ट। सही है, जो कि नई स्कीम थी हमारी, उसके हिसाब से क्या चेंज आया। तो उसमें जो सबसे पहला चेंज आया है, एक ही चेंज आया सबसे पहला, क्या एक ही चेंज आया, वो ये है कि जो आपने पिछली दफा FAR1 में, जिन बच्चों ने पिछली दफा पढ़ा था IS 38 पढ़ा था, वो FAR1 में था, अब उसको फिर से FAR2 में डाल दिया गया है। इसी तरीके से रेशोज होता था यहाँ पर पिछले अटेम्प्ट में, उसको रेशोज को उठा करके इन्होंने जो है FAR1 में फिर से डाल दिया। तो ये दो टॉपिक की बस स्वैप हुआ है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है एज कंपेयर टू लास्ट अटेम्प्ट। कोई चेंज नहीं है एज कंपेयर टू लास्ट अटेम्प्ट। अब सर आ जाता हूँ कि मेरे हिसाब से इस पेपर को, ये पेपर जो इसकी क्या वैल्यू है, पास करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। तो सर मेरे हिसाब से ये पेपर है मेरा बच्चा पास करने के लिहाज से शायद ग्रुप बी का सेकंड मोस्ट इजीएस्ट पेपर मैं इसको कहूंगा। सही है ना, या आप इसको पहला भी कह सकते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि सर ग्रुप बी में देखें अभी कॉस्टिंग है और MFA है। कॉस्टिंग बच्चे को वैसे ही थोड़ा टेक्निकल लगता है, MFA में थ्योरी टेक्निकल इसको कहते हैं ना कि बराबर मिक्स होता है। लेकिन सर ये जो पेपर है ना, इसके अंदर FAR1 के मुकाबले में एक बहुत अच्छी चीज है जो कि मुझे बड़ी पसंद है कि सर इसके अंदर हर चीज रूल बेस्ड, लॉ बेस्ड डिफाइंड है। इसके अंदर आपको मतलब सिंगल एंट्री की तरह की चीजें नहीं कि आपको उसमें मैथ्स की कोई बहुत ज्यादा कारीगरी करनी पड़ेगी, NPO की कारीगरी करनी पड़ेगी। ये चीजें आपको इसके अंदर देखने को इतना नहीं मिलेंगी। तरह सर मैं अपने हिसाब से पहले आपको बता देता हूँ, फिर हम जो हमारे जो है हम सबके फेवरेट हैं काजी भाई, उनको बुलाएंगे। कीज टू पास, CR या FAR2। सर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम FAR2 जो है उसको पास करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज है कंप्लीट कवरेज। सर याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर में हम आपको ग्रेड भी दिखाएंगे। सर अब अगर किसी ने कवरेज पूरी नहीं की ना, तो आप यकीन माने कि वो बंदा गया। क्योंकि अब जो ग्रिड थी पहले, इसकी ग्रिड ऐसी थी कि इसकी ग्रिड से जो है ना आपको पता हो जाता था कैलकुलेशन के ऊपर हमेशा बड़ा सवाल आना है। अब नई ग्रिड के हिसाब से उसने उसको भी एक तरीके से कम कर दिया। हो सकता है किसी अटेम्प्ट में आपको कैलकुलेशन के ऊपर बड़ा सवाल ना मिले। ठीक है, तो हमने कहा कीज टू पास FAR2 कंप्लीट कवरेज, आपको पूरी प्रॉपर कवरेज करनी है। जिन बच्चों ने पुराना FAR1 पढ़ा था पिछले से पिछले अटेम्प्ट का, उनको मैं कहता था अक्सर कि आपके पास एक ग्रेड है पासिंग ग्रेड, 3 टॉपिक है उसमें से 30 नंबर आ सकते आते हैं, रेशियोज, EPS और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब आई के अपने जो पिछला रिविजन किया है सिलेबस के अंदर, उसके अंदर ये सारी चीजें खत्म कर दी है। सर दूसरी चीज जो है मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है पास करने के लिए, जो कि हम क्लास में भी सीखेंगे इंशाल्लाह, एंड में भी एक पासिंग क्लास होती है उसमें भी आपको बताएंगे। कवरेज की गारंटी तो हमारी है, हमारी मतलब मेरी और सरकाजी की। सरकाजी जो है माशाल्लाह आपको पता है जिस तरीके से चीजें कवर कराते हैं वो आपको पता है। सर दूसरी चीजें वो है टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट। अब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अक्सर कहता हूं कि पढ़ के जो बच्चा, अगर फॉर एग्जांपल FAR2 में एक बैच में 3-4 हजार बच्चा अपियर होता है, तो आप यकीन माने उनमें से 3000 बच्चा पेपर पढ़ के जाता है, अच्छे से तैयारी करके जाता है। लेकिन इसका रिजल्ट जो है ना
फिर भी आपको नहीं मिलता कि हम कहीं 70-80% का रिजल्ट आता है 30-35%, मतलब 4000 में से आपका केवल 1000-1500 बच्चा पास होता है। वजह क्या है सर? पढ़ने वाला बच्चा क्यों फेल होता है? क्योंकि सर उसको ना क्लास में सिखाया गया होता है, ना उसे जो है कभी किसी ने इस तरफ ध्यान दिया गया। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। प्रेशर मैंने पूरा सीए निकाला है, मैं आपको कह सकता हूँ कि शायद बहुत दफा ऐसा हुआ कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी मेरे दोस्तों के मुकाबले में। उन्होंने दिन रात पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन पेपर मेरा पास हुआ। वजह क्या थी सर सीए में? तो वो 3 घंटे 3.25 घंटे बैठते थे ना, तो मैंने अपनी एक आदत बनाई हुई थी कि हम जो है भाई प्रेशर में नहीं आना। क्या होगा? फेल ही हो जाएंगे ज्यादा। जब आपके पास ये हो जाता था सर नथिंग टू लूज, तो मुझे याद है कि ऐसे ऐसे मुश्किल पेपर जो आईकेएफ के पढ़ते थे और आपको देख करके लगा कुछ नहीं आता, तो उसमें कहीं ना मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा होता था। वजह ये थी कि मैंने कहा सर क्लास की नॉलेज की बेस पर अब जब कुछ नहीं आता ना, तो जो पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे ना, जो पैनिक में आगे होंगे, वो और मैं बराबर है, हालांकि मैंने इतना नहीं पढ़ा। तो सर वो प्रेशर मैनेजमेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आईकेएफ के पूरे पेपर्स में आपको समझ में आएगी कि आईकेएफ का जो तरीकाकार है वो आपसे 3-3.25 घंटे में वो पेपर सॉल्व करवाता है जो नॉर्मली भी 4 घंटे में होता है। अब ये चीज आपको जरा समझनी है, खासतौर पर प्रैक्टिकल पेपर में सर ये बहुत होता है कि प्रेशर को कैसे मैनेज करना है। उसके लिए मसला जो है सर काजी आपकी जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको पासिंग मार्क्स अप्रोच सिखाएं, कब कहाँ कैसे मार्क्स निकालने। देखिए आईकेएफ के पेपर में आपको 50 मार्क्स लेने। आप कभी कभी मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि यार ये सोचो, तुम लोग इंटर में ए लेवल तुम लोग ए स्टार लेते रहे हो, इंटर वगैरह के बैकग्राउंड के जो तुम लोग बड़े आराम से जो है ना 90 नंबर लेकर के आते थे, सर यहाँ तो सिर्फ 50 ले गए। और सीए की जिस्ट है, मेरी बात याद रख लेना, 3 बातें मैंने कहा सीए में से कर लो, अंग्रेजी अच्छी कर लो, मैथ्स अच्छी कर लो, और तीसरी चीज ये प्रेशर मैनेजमेंट सीख कर आप देखेंगे सीए आपको कैसे मुस्कुराते हुए होता है। ये मैं आपको बड़ा एक टोटका बता रहा हूँ। अंग्रेजी अच्छी है, आपके जितने भी थ्योरी वाले पेपर है ना वो आपके निकल गए, आपको उसमें रट्टा नहीं मारना। मैथ्स अच्छी है, कॉस्टिंग MFA1 में कहता हूँ FAR1 का ठीक ठाक पोर्शन ये आपका निकल गया, FAR2 में आपको मैथ्स हेल्प कर देगी, ठीक है। तो सर ये चीजें हैं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि यार ये 2 बातें, कंप्लीट कवरेज ये हमारी जिम्मेदारी है, टाइम इंप्रेशन में हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि चीजें टाइमली करना, क्लासेस जो है उनको टाइमली लेना, ठीक है मेरा बच्चा। चले अब हम आते हैं, और अब हम आकर के आप हजरात को जो है ग्रिड शो करेंगे। सर ग्रिड बहुत जरूरी है, आईकेएफ जो है वो ग्रिड के हिसाब से चीजें पूछता है। तो आ जाए सर, हमने कहा ग्रिड को अगर हम पहली क्लास में ही देख लेना तो ये हमें बहुत हेल्प कर देगी बहुत सारी चीजों में। चलें सर, हमारे पास सिलेबस आ चुका है, हम इसको देखते हुए अब आपको बताते हैं कि सर ग्रिड के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इन दी वेरी फर्स्ट क्लास, ताकि सर ये ग्रेड होती है आपके पास कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पेपर का नाम है। अगर आप देखें सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके एनालिसिस है, ये उसने डाला हुआ है आपके पास। फिर अगर आप डालें देखेंगे तो सर इसने जो एक चीज चेंज की है वो ये कर दी है कि कंसोलिडेशन के साथ, अगर हम कहें कि ये जो आपके शुरू की 2 चीजें ये कंसोलिडेशन है, उसके साथ इन्होंने जो डाल दिया है सर, इसके साथ इन्होंने जो डाल दिया है वो डाला है ईपीएस को, किसको? ईपीएस और फाइनल अकाउंट। तब आप समझें सर पहले वाली ग्रेड में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन का बच्चे से तैयारी कर लें और उसके ऊपर बड़ा सवाल लाजमी था, लेकिन अब ईपीएस के ऊपर भी आ सकता है, इसका भी टेस्टिंग लेवल 2 है और टेस्टिंग लेवल 2। अब आपको ये बात भी पता है कि सर टेस्टिंग लेवल और प्रोफिशिएंसी लेवल का आपको आइडिया है कि हमारे पास टॉपिक्स 3 है। T1 का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर देगा, 8 मार्क्स, लेस देन इक्वल टू 8 मार्क्स। T2 का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 20। T3 का मतलब क्या होता है, 25। अब आपके पास पूरे FAR2 के अंदर कोई भी टॉपिक T3 लेवल का नहीं, सही है। इसी तरीके से उसने P1 वगैरह और P2 भी रखा है। P1 का मतलब मैं हमेशा कहता हूं, P1 का मतलब क्या होता है, बेसिक, क्या करके आना है आपको, सिर्फ और सिर्फ बेसिक। P2 का मतलब क्या होता है, चीता। और हमने कहा सर P3 का मतलब क्या हो जाता है, वैसी। आपके पास ये फाइनल में तो कुछ टॉपिक P3 लेवल के हैं, T3 लेवल के हैं, पूरे कैप में कोई भी पेपर हो P3 और T3 का कोई टॉपिक नहीं। तो सर अब आ जाते हैं ग्रेड के हिसाब से। आपने देखा कि ये जो 3 इसने शुरू के कहे, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है,
20 से 30 नंबर का कंसोलिडेशन और वो ईपीएस देगा। सही है, यहाँ पर हमने कह दिया सर इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाते हैं दो टॉपिक, कंसोलिडेशन और ईपीएस। फिर आगे आते हैं सर, दूसरी ग्रिड है, इसके अंदर उसने IAS 12 को भी डाल दिया है, IFRS 15 को भी डाल दिया है, एथिक्स को डाला हुआ है आपके पास, और इंटेंजिबल को डाल दिया है, और सस्टेनेबिलिटी को। अब यहाँ पर दूसरी ग्रिड सबसे, अगर आप कहें ना कि शायद टॉपिक की कवरेज के हिसाब से और पेपर के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मेन स्टैंडर्ड कौन कौन से आ गए सर हमारे पास? IAS 12, IAS 38 और IFRS 15। ये तीन मेन टॉपिक आपके पास इस ग्रिड में आ गए हैं सर। और ये जो ग्रिड है इसके अंदर सर सबसे ज्यादा टेक्निकल यूं हो जाएगी कि इसमें से दो बड़े सवाल भी बन सकते हैं। IFRS 15 के ऊपर एक बड़ा सवाल बना दिया, और अगर आप इसकी वेटेज देखें ना 35 से, मतलब मिनिमम ये जो 5 टॉपिक दे दिए आपको, 12, 38, 15, एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी। अब एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी छोटा सवाल ही बनेगा, दोनों मिला करके शायद 10 नंबर के भी आ जाए। बाकी तीन ये जो टॉपिक हैं ये कम से कम भी 25 से 30 नंबर के आएंगे। मतलब इस ग्रिड से एग्जामिनर हो सकता है, उसने अपने पास एक वेटेज रखी है कि भाई हो सकता है कि इस ग्रिड से मैं 2 बड़े सवाल भी बना दूं। ठीक है सर। फिर आते हैं आपके पास आखिरी ग्रिड, जो कुछ बचा कुछ है उसने उसमें डाला है। उसके अंदर आपके पास IFRS 8 है, उसके अंदर आपके पास जो है लीजेज है, उसके अंदर आपके पास IFRS 9 है, उसके अंदर आपको T1 वाले टॉपिक काफी मिलेंगे। फिर आपके पास जो IAS 1037 है, फिर आपके पास जो है IAS 21 वगैरह है। तो सर आप अगर इसको गौर से देखें तो सर ये बेसिकली ये जो ग्रिड है, तीसरी ग्रिड, इसकी वेटेज भी इसने कम रखी है एज कम्पेयर टू, टॉपिक इसमें शायद ज्यादा है ग्रिड बी के मुकाबले में, वेटेज कम है। इसके अंदर दो बड़े टॉपिक हैं, IAS 1037 है आपके पास इसके अंदर एक, ठीक है, और आपके पास देखा जाए तो इसके अंदर दूसरा जो है लीजिए, ये दो बड़े टॉपिक हैं। तो इनके ऊपर उसने कहा 30 से 40। तो अगर मैं आपको अभी भी मेरा बच्चा, अगर आप गौर से मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से इस पूरे पेपर का उसने ग्रेड को पहले बहुत आसान होती थी, अब थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया, लेकिन स्टिल बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपको पहली क्लास में गाइड कर सकता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए और जिनके आने के चांसेस ज्यादातर बड़े सवालों में होते हैं, तो आप मार्क्स आराम से निकाल देंगे। तो मुझसे अगर आप पूछते हैं सर जो टॉपिक हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, जिनको आपको T2 के लेवल पे टेस्ट करने के जाना है और जो आपको बहुत अच्छे से कर देंगे, पासिंग मार्क्स से करीब ले आएंगे, वो आपके पास कंसोलिडेशन लाजमी है। इसके ऊपर वो बड़ा सवाल पूछेगा ही पूछेगा, मतलब तकरीबन 10 में से अभी भी 7 मरतबा कंसोलिडेशन का सवाल आएगा। 3 दफा वो EPS को देगा। IAS 12 एग्जामिनर का फेवरेट रहा है ओवर द ईयर, लीजेस फेवरेट रहा है, और IAS 1037 क्योंकि उसको पता है कि आप हजरात यहाँ पर, ये 4 तो सर उसके फेवरेट हैं। 5वां मुझे लगता है अब इस ग्रिड में चेंजेस के बाद 5वां आपका यहाँ पर IAS 38 पहले भी होता था, उसको पूछा जाता, ये भी आता सर। ये 5 टॉपिक मुझे लगता है कि T2 लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑटम 26 अटेम्प्ट। फिर हमारे पास जो है बाकी जो टॉपिक बचते हैं वो भी EPS, जो जिसके ऊपर छोटा सवाल ही बनेगा तो बड़ा तबीयत वाला बनेगा, और हमारे पास इसके अलावा सर EPS के अलावा IFRS 15 एग्जामिनर भैया जो हैं उनको पता है यार IFRS 15 के अंदर हम किस तरीके से छोटा सवाल जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये दो टॉपिक आपके छोटे में भी आ सकते हैं, बच्चे घुमा सकते हैं। बाकी FR2 के हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ छोटों में से IFRS 9 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। IFRS 9 एग्जामिनर को पसंद है, उसके ऊपर तकरीबन हर अटेम्प्ट में वो सवाल देता है। तो सर ये अगर इफ यू आस्क मी ना, तो मेरा मानना है अगर ये आपने 8 टॉपिक कवर कर ली ना, तो आप पेपर का 80 से 90 नंबर कवर करके आराम से चले जाओ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 8 टॉपिक की इतनी सिग्निफिकेंस है आपके पेपर में कि ये 8 टॉपिक 80 से 90 नंबर। बाकी आपके पास और भी टॉपिक IAS 21 है, IFRS 8 वगैरह है, ठीक है, वो आपके पास सस्टेनेबिलिटी है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट, उनके ऊपर 10-15 नंबर ज्यादा का सवाल पेपर यूजुअली नहीं बनाएगा, लेकिन ये जो 8 टॉपिक है उनमें से भी ये जो 5 हैं बड़े सवाल होते हैं। तो सर ये है हमारी अप्रोच, इंशाल्लाह ये होगी टू बिगिन विद सर उमर काजी जो है, सही है ना, वो आपको जो है ना चीजें इंशाल्लाह लेकर के चलेंगे। एंड वंस जो है ना फिर कुछ टाइम बाद मेरा भी जो है ना इंशाल्लाह आ जाएगा। तो FR2 में इस दफा जो ये वाला बैच है
ये वाला बैच जो है सर काजी उमर और मैं जो है हमारा एक हाइब्रिड बैच होगा। दूसरा बैच जो है वो सिर्फ ऑनलाइन बैच है, सही है ना। उसके अंदर हो सकता है कि 2-3 टॉपिक जो है मैं कराऊंगा आप लोगों को फिजिकल, बाकी वो सिर्फ ऑनलाइन बैच मेरा होगा, बट मेजरली वो ऑनलाइन बैच होगा। तो काजी सर काजी हम सर काजी को दावत देंगे, सर काजी आएंगे, वो आपको जो है ना चीज़ों को लेकर के इंशाल्लाह जाएंगे। सर काजी आकर के इंशाल्लाह पहला टॉपिक सर कौन सा इफ्रिक वन है, इफ्रिक वन है, जो कि हमने जो ग्रेड में आपको शायद यूं नजर नहीं आया, लेकिन वो जो आपका IS 1037 है ना, ये इसके साथ का हिस्सा है इफ्रिक वन, ठीक है ना। तो इफ्रिक वन वैसे अलग है, बट इसकी सबसे अच्छी लिंकिंग बनती है किसके साथ, इसकी सबसे अच्छी लिंकिंग बनती है आपके साथ IS 16 के साथ। आपने बचपन में पढ़ा हुआ होता है, उसमें कॉस्ट कंपोनेंट होते हैं। तो दो तो आपको काजी ने बहुत अच्छे से पढ़ा दिए, सही है, कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, सारी चीजें ना, परचेज प्राइस। तीसरा कंपोनेंट काजी वही IS 16 की कहानी फिर से शुरू करेंगे, सीजन 2 काजी का इंशाल्लाह यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और काजी आपको और भी चीजें कराएंगे। तो सर काजी ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और सर हसान से आपका कुछ कोर्स के हवाले से डिस्कशन हो चुका है कि FAR 2 के अंदर कौन कौन सी चीजें इस सेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और थ्रू आउट क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहा था। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट ले लेते हैं और टॉपिक बड़ा आराम से हम लोग इसको निपटा लेंगे, और इंशाल्लाह इस चीज को मैं मेक श्योर करूंगा कि जिस तरह से हम लोगों ने FAR 1 में चीजों को बिल्कुल स्क्रैच से उठा के आगे की तरफ विद इन द स्पेसिफाइड टाइम हमने कवर अप किया, तो इंशाल्लाह जितने भी टॉपिक्स मैं करवाऊंगा, एक तो इफ्रिक 1 है बिल्कुल नन्ना मुन्ना से टॉपिक है, उसके अलावा जो भारी भरकम टॉपिक्स भी जो है इंशाल्लाह वो भी मैं कराने वाला हूँ, तो उसमें भी आपको भरपूर मजा आएगा। और रहा सवाल प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस में इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, बाकी आपकी भी एफर्ट होगी, कोई कसर अपने एंड से मैंने इंशाल्लाह छोड़नी नहीं है। तो हम लोग अपना टॉपिक का स्टार्ट लेते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए, और टॉपिक हमारा जो है वो है इफ्रिक 1, जिसका नाम है चेंजेस इन एग्जिस्टिंग, decommissioning, restoration and other similar liabilities। बहुत लंबा चौड़ा सा इसका नाम दिख रहा है, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग, decommissioning / restoration and other similar liabilities। सर ये जो स्टैंडर्ड है हमारा, जिसको हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी ने, ये वाला स्टैंडर्ड क्या ऐसी मजबूरी थी जिस वजह से उन्होंने इस स्टैंडर्ड को हमारे कोर्स में शामिल किया, या दुनिया में ये स्टैंडर्ड क्यों आया, इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हम लोग लेते हैं। और बैकग्राउंड इस तरह से समझते हैं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा IS 16 में। सर IS 16 सब जानते हैं, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, बड़ा नामी ग्रामी स्टैंडर्ड है, जिसका FAR 1 में भी प्रोफिशिएंसी 2, टेस्टिंग 2 रहा, और उसमें बहुत सारी चीजें हमने कॉस्ट मॉडल में, रिवैल्यूएशन मॉडल में बहुत कुछ देखा हमने। तो अगर मैं आपको IS 16 में चंद लम्हों के लिए ले जाऊं, जस्ट टू गिव द बैकग्राउंड, तो IS 16 में हम देखते थे कि सर इनिशियल मेजरमेंट की जब बात करते थे IS 16 में, जब इनिशियल मेजरमेंट यानी कि रिकॉग्नाइज कराने के फौरन बाद एसेट को कितने अमाउंट में मेजर कराया जाएगा, याद आ रही है बात? तो सर इनिशियल मेजरमेंट में हमारे पास 3 बातें आती थी। एक आता था परचेज प्राइस, याद आ रहा है? तो परचेज प्राइस कैसे निकालते थे? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, और उसमें हम लोग ऐड करते थे नॉन डिफरेंडेबल टैक्सेस वगैरह, दैट वाज परचेज प्राइस। फिर सर हमारे पास आता था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तो क्या था? हर वो कॉस्ट जो कि इनकर की जाएगी एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए, बोल दिया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। फिर जो तीसरी कॉस्ट थी वो थी डिसमेंटलिंग कॉस्ट, याद आ रही है बात? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। और डिसमेंटलिंग कॉस्ट में हमने क्या किया था कि सर हमने एसेट एक्वायर किया, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने मैन्युफैक्चर करना है, या रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या हमने कोई ड्रोन श्रोन बनाने हैं सर, तो हम लोगों ने अपना कोई प्लांट वगैरह खरीदा, और जिस जगह हमने उस प्लांट को इस्तेमाल करना था वो दूर दराज इलाकों में जगह थी, जिसके लिए हमें सरकार के पास जाना पड़ा, सरकार से हमने इजाजतनामा लेना दरकार था।
सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, जब आप इस एसेट की लाइफ एंड हो जाएगी, यूज एंड हो जाएगा, तो आपने उस एसेट को वहां से रिमूव कराना होगा और उसकी डिसमेंटलिंग से रिलेटेड जितना भी अखराजात होंगे वो आपने बेयर करने पड़ेंगे। और उस साइट को जहां पे हम आपको इजाजत दे रहे हैं कि उस एसेट को तुम इस्तेमाल करो, उस जगह को भी तुमने रीस्टोर करना पड़ेगा। तो सर इस हवाले से हमने क्या किया था? इस हवाले से हमने किया ये था कि हमने उस फ्यूचर एक्सपेंस को, जो कि एसेट की यूजफुल लाइफ के एंड होने पे हमारे पास से पैसा जाना था, हमने उस क्या किया, उस फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट करवाया कि सर आज से 5 साल बाद जाके जब एसेट की लाइफ एंड होगी, यूज एंड होगा, तो हमारे पास से इतना खर्चा होगा, इतना पैसा जाएगा उस एसेट की अनइंस्टॉलेशन में, उस एसेट को क्या करने में, रिमूव करने में, और उस जगह को रीस्टोर करने में तकरीबन हमारा 10, 15, 20, 30 मिलियन का खर्चा होगा। ये हमारा एस्टिमेट था ईयर 0 पे, राइट। IAS 16 जब हम कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था, वो एस्टिमेट किया और उस फ्यूचर कैश आउटफ्लो को डिस्काउंट करके उसकी हमने क्या निकाली, बोलिए क्या निकाली, प्रेजेंट वैल्यू निकाली। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों ने एसेट की कॉस्ट में उसको क्या कर दिया, बोलिए शामिल कर दिया। सर इसके बाद फिर हम आगे चले गए और हमने इससे मुताल्लिक कोई और बात नहीं की। यहां पे ये जो स्टैंडर्ड आया है ये किस लिए वजूद में आया, यहां पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई वो जो भी डिसमेंटलिंग कॉस्ट की यहां पे भी हम बात करने लगे हैं, ये स्टैंडर्ड IFRIC 1 बेसिकली डील किसको करता है, डिसमेंटलिंग लायबिलिटीज, और उसमें जो भी चेंजेस आती हैं उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा IFRIC 1 उनको डील करता है। सर मतलब क्या, जरा और समझाएं। सर जब हम लोग IAS 16 में थे तो हम लोगों ने एस्टिमेट किया कि हमारा कैश फ्लो होगा आज से 5 साल बाद जाके जब लाइफ एंड होगी, यूज एंड होगा, 10 मिलियन का होगा। इधर क्या मैंने बोला, कितने का आउटफ्लो होगा, 10 मिलियन का। कितने साल बाद जाके, बोलो 5 साल। तो इसका मतलब 5 साल हमारा ये एस्टिमेट है, क्योंकि सर एसेट की लाइफ 5 साल क्या 4 साल 2 साल फ्लक्चुएट कर सकती है। यानी कि आज के हिसाब से हमारा बेहतरीन एस्टिमेट ये है कि आज से 5 साल हम लोग इस एसिड को यूज करेंगे, तो इसका मतलब एसिड की लाइफ भी चेंज हो सकती है। IAS 16 में हम लोगों ने डिसमेंटलिंग का जो प्रोविजन था निकालते वक्त, लाइफ में अगर उतार चढ़ाव है इसको हमने कंसिडर नहीं किया था। और तो और सर IAS 16 जब FAR 1 में करे थे तो उस वक्त हमें बताया हुआ था कि एक होगा डिस्काउंट रेट 10% या 12% या 8%, जो भी एक ही डिस्काउंट रेट बताया, लाइफ भी एक ही बताई। ये वाली बात समझ आ रही है, लाइफ एक बताई, डिस्काउंट रेट हमें बता दिया। अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि सर ऐसा भी तो मुमकिन है कि हमने एस्टिमेट किया ईयर 0 पे कि आज से 5 साल बाद जाके कितने का आउटफ्लो होगा, बोलो 10 मिलियन का। तो सर 5 साल 10 मिलियन और डिस्काउंट रेट मैंने बता दी 10%। इसी डेटा को लेकर हमने IAS 16 में वर्किंग की। किसी के जहन में यह भी ख्याल आया होगा या आ सकता है कि सर अगर ईयर एंड पे हम आए और हमें ये नजर आया कि सर आज से 5 साल बाद जाके आउटफ्लो 10 मिलियन का नहीं होना, ज्यादा का होना है, कम का होना है, इस पे हमने बात नहीं की। सर आज हम ये देख रहे हैं कि आज से 5 साल बाद जाके डिस्काउंट रेट जो होगा वो होगा 10% का। सर ये भी तो हो सकता है डिस्काउंट रेट में फ्लक्चुएशन आ जाए, उतार चढ़ाव आ जाए। हमने एस्टिमेट किया था आज से 5 साल बाद आगे कितना, 10% का। ये भी तो मुमकिन है कि सर वो 6% हो जाए, 12% हो जाए, 15% हो जाए। तो अगर डिसमेंटलिंग कॉस्ट के एस्टिमेट में अगर आपको कोई नजर आ रहा है चेंज, राइट। दूसरी बात, अगर लाइफ में आपको नजर आ रहा है चेंज, ये क्या होगी, बोलिए। पहली बात क्या हुई हमारी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर आपको नजर आ रहा है आज से 5 साल बाद जाके, वो नहीं होगी जो ईयर 0 पे एस्टिमेट की थी। हो सकता है कि यार लाइफ जो है वो 5 साल नहीं, हो सकता है 4 साल, हो सकता है 6 साल। अगर इसमें भी कोई चेंज आ रहा होगा तो सर उस चेंज को किस तरह से अकाउंट फॉर करना होगा, सुनिएगा। IAS 16 ने इस पे बात नहीं की। इसके लिए एक स्टैंडर्ड उतारा गया जिसका नाम क्या है, नाम है IFRIC 1। उसने बोला बेटा IAS 16 में तो ये बात हमने की नहीं थी, हमें तुम्हें सिर्फ क्या बताया, 10 मिलियन का आउटफ्लो होगा, डिस्काउंट रेट इतना होगा, लाइफ इतनी होगी, बस। लेकिन तुम्हारे दिमाग में अगर उस वक्त ख्याल आया कि अगर लाइफ चेंज हो गई और कैश आउटफ्लोज में चेंज आ गया, ठीक,
या डिस्काउंट रेट में चेंज आ गया, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी? I-16 ने बोला माजरत से मैं इसकी अकाउंटिंग नहीं सिखा सकता क्योंकि मेरी अपनी लिमिट है। इस मसले के हल के लिए जो स्टैंडर्ड आया गया उसका नाम क्या है? IFRIC 1। और इसने क्या बोला? आसान अल्फाज में अगर हम इन दो लाइनों को बोले, डिसमेंटलिंग लायबिलिटी और उसमें जो भी चेंजेस आती हैं उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को जो स्टैंडर्ड गवर्न करता है उसका नाम क्या है? बोलिए IFRIC 1। नाम बाकायदा इसका क्या है? चेंजेस इन एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग आपका डीकमिशनिंग के हवाले से प्रोविजन बनाया हुआ था, डिसमेंटलिंग के हवाले से, डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन, यानी कि आज फ्यूचर में जाके हमने उस जगह को क्या करना होगा? रिस्टोर करना होगा। और इससे मिलती जुलती जो भी लायबिलिटीज में चेंजेस आएंगे, चेंजेस क्यों आएंगे? हो सकता है आउटफ्लोज में आपको नजर आ रहा हो कि चेंज आ गया, हो सकता है डिस्काउंट रेट में आपको नजर आ रहा हो चेंज आ गया, हो सकता है आज से 5 साल बाद जाके 5 साल ना हो, 4 साल हो, 3 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, अगर इन तीनों में, किन तीनों में? बोलिए इधर कैश फ्लोज में अगर आपको नजर आ रहा है कि चेंज आ सकता है, दूसरा डिस्काउंट रेट में अगर आपको नजर आ रहा है चेंज आ सकता है, और तीसरा लाइफ में, अगर इन तीनों में से किसी एक में भी चेंज आएगा तो सर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड नाजिल कर दिया गया है? IFRIC 1। आई होप सो आपको थोड़ी सी बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, हम लोग अपने डिस्कशन को कुछ इस तरह से लेके चलेंगे कि I-16 से रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करेंगे डिसमेंटलिंग के, और फिर 1 से 2 सवाल करेंगे सिर्फ वार्म अप के लिए, और फौरन हम लोग पहुंच जाएंगे IFRIC 1 में किस तरह से हमने चीजों को लेकर चल रहे हैं। आइए, मैंने आपको हैंडआउट ग्रुप में शेयर किया हुआ है और मैं यहां पे भी दे देता हूं। अगर आपके पास PDF है तो प्लीज देख लीजिए जब तक वो कॉपीज आ जाती हैं। जी, हैंडआउट आप लोग के पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम लोग करेंगे जस्ट फॉर अ रिविजन। जी बोलिए भाई, क्या आप लोग के पास PDF मौजूद है? जी बताइए, PDF मौजूद है? नादिर, हमजा, ताहा? PDF ग्रुप में आ चुके हैं। तो हम अपने पहले सवाल पे जरा जाते हैं। बोर्ड पे सवाल लिख नहीं रहा क्योंकि हमारे पास टाइम कोई इतना ज्यादा नहीं है, और इस अटेम्प्ट में हमारे पास टाइम ड्यूरेशन भी अप्रैल में जून का ही महीना है, समझे तकरीबन 3.25 महीने का ड्यूरेशन है, जिसके अंदर हमने अच्छा खासा कंटेंट जो है अल्लाह की मदद से मुकम्मल करना है। तो पहला सवाल देखते हैं, जस्ट टू रिफ्रेश I-16 के डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए जी, PPE की कॉस्ट कितनी बताई हुई है यहाँ पे? शाबाश, बोलिए 115 मिलियन। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कितनी है? 35 मिलियन। और इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड एट द एंड ऑफ एसेट यूजफुल लाइफ इज 40 मिलियन। डिस्काउंट रेट बता दिया 10%, लाइफ इज 3 साल, ईयर एंड बता दिया दिसंबर 31। रिक्वायरमेंट में क्या है? स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट इन PPE इन प्रोविजन आल्सो जनरल फॉर ईयर 1, 2 एंड 3। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप देखिए, सर ईयर 0 पे मुझे बताइए एसेट आपने एक्वायर किया, लाइफ कितनी है? बोलो जल्दी से बोलिए। 3 साल लाइफ है, उसका आप मुझे बताइए डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। ठीक है जी, अब बताइए परचेज प्राइस कितनी बताई हुई है? कितनी? 115 मिलियन। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मेंशन है यहाँ पे सवाल में। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कितनी है? 35। और तीसरे साल के एंड पे जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो क्या होता हुआ देख रहे हैं सर? कितने का आउटफ्लो होता हुआ देख रहे हैं? बोलिए शाबाश, नजर आ रहा है? सिर्फ मुझे बताएं फ्यूचर कॉस्ट कितनी नजर आ रही है? जल्दी से बोलिए, नजर आ कितनी रही है? 40 नजर आ रही है? 40 नजर आ रही है। ये तो कब हमारे पास से आउटफ्लो होगा? बोलिए आज से 3 साल बाद जाके, यानी कि जब एसेट की लाइफ एंड होगी, यूज एंड होगा, तो कितने का आउटफ्लो होगा? 40। लेकिन सर हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करते हैं आज की वैल्यू पे, तो ये 115 आज अदा हुआ है, 35 आज अदा हुआ है, लेकिन वो जो 40 है वो आज अदा नहीं होगा। वो कब अदा होगा? तीसरे साल के एंड में। तो इसका मतलब एसेट को तो रिकॉर्ड किया जाता है उसकी प्रेजेंट पे, और ये जो 40 है वो क्या है? फ्यूचर में अदायगी होगी। तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर से डिस्काउंट करके उसकी क्या निकालेंगे? डिसमेंटलिंग कॉस्ट की क्या निकालेंगे? बोलिए
प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर बोलो 3, कितना आ गया ये 30.1, तो 30 कर दें हम लोग इसको, ये कितना हो गया 115, 35 और 30, 180। क्या ये वाली बात समझ आई? इसका मतलब ईयर 0 पे हम लोगों ने एसिड को रिकॉर्ड कितने से करना है, शाबाश बोलिए 180 से। लाइफ हमें कितनी बताइए यहाँ पे सर, 1 साल 2 साल और बोलिए यहाँ पे 3 साल, यहां तक साथ चल रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा आए, ये तो हमने थोड़ा सा IS16 के अंदाज में पुरानी चीजों को जरा सामने रखा। मैं अब जरा यहां पे बढ़ रहा हूं आगे, मैं यहां पे PPE लिख रहा हूं वर्किंग में, और यहां पे लिख रहा हूं प्रोविजन। ठीक है बेटा, मैंने लिखा परचेज प्राइस कितनी 115, मैंने यहां पे लिख दिया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कितनी है 35, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है बोलिए 30, मेरे साथ रहिएगा। तो प्रोविजन कितने से बढ़ेगा बोलिए 30 से। क्या हम सब ये वाली बात जानते हैं कि प्रोविजन का भी इसमें अमल दखल है? अगर आप चाहते हो तो मैं इसको दोहरा भी सकता हूं कि ये 30 के सामने ये हमने प्रोविजन का अल्फाज क्या इस्तेमाल किया, क्यों इस्तेमाल किया। जस्ट टू रिकॉल सर, PPE डेबिट हुआ कितने से 180 से, कैश क्रेडिट हुआ कितने से बोलो, कितने से हुआ 150 से, 150 से, 150 से, और सर प्रोविजन क्रेडिट होगा कितने से बोलिए 30 से। ये काम कब हुआ, ईयर 0 पे हुआ, यहां तक साथ। अच्छा जी, तो ईयर 0 पे आप ये होता हुआ देख रहे हैं, कितना आ गया 180 हो गया, और ये क्या हो गया बोलिए 30। अब सर जब हम ईयर 1 पे आएंगे, यानी कि पहले साल के एंड पे जब आएंगे, तो हम लोगों ने क्या करना होगा, क्या करते थे सर, हम लोग रिकॉर्ड करते थे डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और PPE को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, या आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का नाम दे दें, PPE लिखें या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, आपकी चॉइस। बताइए कितना अमाउंट आएगा डेप्रीसिएशन का, शाबाश बोलिए डेप्रीसिएशन कितना आएगा, कितना आएगा 180 डिवाइडेड बाय कितना 3, तो ये कितना हो गया 60, मेरे साथ है यहां पे आप, 60 का डेप्रीसिएशन आया, ये रहा 60। ठीक है भाई, यहां तक साथ चल रहे हैं। फिर सर हम लोगों ने ये देखा कि लायबिलिटी को हम लोगों ने कितने में रिकॉर्ड किया था, बोलिए कितने में रिकॉर्ड किया था, अमाउंट पे कितना करना है 30 साल के एंड में 40, और हमने आज रिकॉर्ड कितने पे किया है बोलिए 30, राइट। तो इसका मतलब आज 30 है और कल कितना पे करना पड़ेगा बोलिए 40। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है। और हम लोगों ने क्या किया, जो लायबिलिटी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के रिकॉर्ड की, वो लायबिलिटी जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के रिकॉर्ड की, कितना रिकॉर्ड की जल्दी से बताइए, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के रिकॉर्ड की कितनी 30। वो ये सोच के रिकॉर्ड की है कि प्रेजेंट कम है और वैल्यू क्या है बोलिए ज्यादा, और वक्त के साथ लायबिलिटी का बढ़ना क्या कहलाता है बोलिए इंटरेस्ट कहलाता है। ये वाली बात समझ आई। तो अब यहां पे देखें, हम ईयर 1 पे एक और काम करेंगे, ईयर 1 पे हम एक और काम करेंगे। क्या काम करेंगे, हम अपने प्रोविजन को बढ़ाएंगे, प्रोविजन को हम लोग बढ़ाएंगे। कितने से बढ़ाएंगे सर, प्रोविजन हमारा था कितना 30, ठीक, या इन अदर वर्ड्स लायबिलिटी को हम बढ़ाएंगे कितने से 10% से, क्योंकि डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ है 10%। अभी सारा काम जो चल रहा है वो FAR1 IE16 का चल रहा है, कितना आ जाएगा बोले 3 आ जाएगा। ये वाली बात समझ आई। और क्रेडिट तो हो गया 3, डेबिट क्या होगा बोलिए, नो नो नो, डेबिट क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आई। मैंने अभी तक कोई भी नई बात नहीं की, ये सारे का सारा आपका IE16 रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है। तो अब यहां पे जरा देखिए, इंटरेस्ट
आपको कितना नजर आ रहा है? शाबाश, 3 का नजर आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? बोलिए 30 + 3 कितना हो जाएगा? 33। ये हो जाएगा ईयर 1 का हिसाब किताब। ये वाली बात समझ आ रही है? जल्दी से बताइए हमजा, नादिर, कहा ये वाली बात समझ आई? तो सर अभी हमने क्या किया? हम लोगों ने पूरा ये 16 का जो डिसमेंटलिंग वाला एरिया था उसको समझने की कोशिश करें। अभी इसमें से कुछ पार्ट हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं ये सारी बात समझ आ गई होगी। ये पीपी वाला कॉलम, आज से पहले 16 में हम क्या कर रहे थे? सिर्फ एक ही वर्किंग करते थे, पीपीई की। अब यहां पे हम लोगों ने एडिशनली काम क्या करना शुरू किया है कि प्रोविजन वाली वर्किंग भी हमने साथ साथ पैरेलल में चला ली। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं जाने लगा हूं कहां पे? इसके आगे काम कंटिन्यू करने जा रहा हूं। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां राइट साइड पे आ रहा हूं। मुझे बताइए ईयर 2 में क्या होगा? डेप्रिसिएशन कितना आएगा? शाबाश, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 60 का आ जाएगा। और इंटरेस्ट कितना आएगा? शाबाश बोलिए 33 का 10%। 33 का 10%, 3.3। बोले शाबाश। ये आ गया ईयर 2 के एंड का हिसाब। कितना बना? 60। और ये कितना हो गया? 36.3 हो जाएगा। 36.3 हो जाएगा। सर यहां रख दें। इसी तरह से जब मैं जा रहा हूं तीसरे साल, तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 60। और इंटरेस्ट यहां पे कितना आ जाएगा? बोलिए 36.3 का 10%, 3.63। तो ये हो गया हमारा ईयर 3 का हिसाब। ये आ गया 0। ये कितना हो गया? तकरीबन, ऑलमोस्ट, बताइए 36.3 + 3.63 तकरीबन 39.9 कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है। तो मैं क्या यहां पे ये 40 लिख सकता हूं? 40 लिख सकता हूं। सर ये 40 तो वो वाला अमाउंट नहीं है जो कि हमने ईयर 0 पे एस्टिमेट किया था कि आज से 30 साल बाद जाके जब एसेट की लाइफ एंड होगी, यूज एंड होगा, तो हम लोग के पास से आउटफ्लो कितने का होगा? 40। तो हमने क्या किया? ईयर 0 पे उसको रिकॉर्ड किया, डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे कितने पे? 30 पे। फिर हमने हर साल क्या किया? अपनी लायबिलिटी को बढ़ाया। कितने से बढ़ाया? बोलिए पहले साल बढ़ाया 3 से बढ़ाया। अगले साल फिर कितने से बढ़ाया? 3.3 से बढ़ाया। और फिर कितने से बढ़ाया? बोलिए 3.63 से बढ़ाया। तो 30 पे तो लायबिलिटी को ईयर 0 पे रिकॉर्ड किया था, 30 पे। फिर आपने 3 से बढ़ाया तो 30 + 3 + 3.3 फिर प्लस 3.63 इज इक्वल टू तकरीबन हमारे पास कितना आ गया? ये 40 आ गया। क्या ये वाली बात समझ आई? अब इस चीज को आप अगर डबल एंट्री की सूरत में भी बनाना चाहते हैं तो ईयर 1 की जो डबल एंट्रीज बनी है, कमोबेश ईयर 2 की भी वही एंट्रीज बनेगी। क्या एंट्री बन जाएगी ईयर 2 की? बताइए। डेप्रिसिएशन डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। ठीक। ईयर 2 की एक और एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन क्रेडिट। ईयर 3 में क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन डेबिट और अलाउंस क्रेडिट। और फिर एक और एंट्री बनेगी ईयर 3 में, वो क्या बन जाएगी? बोलिए इंटरेस्ट डेबिट और प्रोविजन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आई? मैंने अभी इफ्रिक 1 के हवाले से कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं किया। मैंने सिर्फ I16 में जो बातें हमने पहले की हुई थी उसको हमने सिर्फ रिकॉल किया। अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर, अगर 2 को देखें तो आप मुझे बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 2 को रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं है? एक सवाल मैंने कराया था, दूसरा सवाल मैंने इसलिए रखा था ताकि आप भी हमारे साथ जरा रवानगी में आ जाएं। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 करने की जरूरत है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ है बेटा कि पीपी की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 100 मिलियन दी हुई है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है 30 मिलियन। और वही बताया इनिशियल एस्टिमेट कितना होगा? 32.2 हो जाएगा। लाइफ बता दी 5 साल। और हमें क्या बता दिया? ईयर एंड बता दिए 31 दिसंबर। तो इसमें भी कोई ऐसी जबरदस्त वाली बात नहीं है या कोई नई बात नहीं है कि जिसको हम लोग सवाल के तौर पे सॉल्व करें। अच्छा जी, चलिए एक बात बताइए, हमारे पास, इधर आइए, हम एक चीज जरा जानना चाहते हैं।
हमारे एक्सपेंस कितने हुए हैं बताएंगे, शाबाश। ओवरऑल जरा सिनेरियो को देख के बताइए, एक्सपेंस कितने हुए हैं हमारे, एक्सपेंस कितने हुए हैं। डेप्रिसिएशन के हवाले से एक्सपेंस कितना हुआ, पहले साल का 60, दूसरे साल का 60, तीसरे साल का भी 60, कितना हो गया बोलो, 180 का एक्सपेंस हुआ। डन। सर इसके अलावा और कोई एक्सपेंस है या नहीं है? यस, 3 का एक्सपेंस, 3.3 का एक्सपेंस प्लस 3.63 का एक्सपेंस, तो इसका मतलब इंटरेस्ट की मद में एक्सपेंस कितना नजर आ रहा है बोलो, 10। तो ये कितना हो गया बोलो, 190 के टोटल खर्चे हमें नजर आए। अब जरा इधर आना, हेंस प्रूफ करने हम जा रहे हैं। आउटफ्लो जो हुआ ईयर 0 पे कितना हुआ, शाबाश सुभाना बताओ, ईयर 0 पे कितना आउटफ्लो हुआ, ईयर 0 पे कितना आउटफ्लो हुआ बोलो, 150। ठीक है जी, ये 150, ये पीपीई की कॉस्ट वाली बात कर रहे हैं हम लोग, 150। और ईयर 3 के एंड में जो आउटफ्लो हमारे पास से होगा वो कितने का होगा, ईयर 3 के एंड पे जो हमारे पास से आउटफ्लो होगा वो कितने का होगा बोलो, 40 का होगा। तो यहां देखें, ये 40 आ गया तो ये कितना बन गया, 190। तो इसका मतलब जितने हमारे खर्चे हुए उतने के हमारे क्या हुए बोलिए, आउटफ्लो हुए। हेंस प्रूव्ड यहां पे हो गया कि 190 के अगर हमारे टोटल खर्चे हैं तो हमारे टोटल आउटफ्लो भी कितने के हुए हैं बोलिए, 190 के हमारे आउटफ्लो है। याद रख साथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम करना मुनासिब नहीं समझ रहे क्योंकि जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम लोग आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम लोग आए, अच्छा जी मुझे अभी एडमिन की तरफ से कहा गया है कि मैंने अपनी क्लास को करना है एंड, क्योंकि थोड़े से कुछ दूसरे टीचर्स की भी क्लास जो है वो अलाइन हुई भी है। तो इंशाल्लाह मैं अगली क्लास के अंदर जो इफ्रिक 1 के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। बस मुझे मुश्किल से आपके साथ पढ़ाने के लिए टाइम कितना मिला, मुश्किल से 30 मिनट या 35 मिनट मिले होंगे। तो बहुत माजरत से इंशाल्लाह हम लोग जो है अगली क्लास के अंदर 2 घंटे का मिनिमम मेरा सेशन होगा, एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे का, 2 घंटे तो मैं क्लास लूंगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मिलते हैं। माजरत।